वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मेरे साथ डॉक्टर एम्बेसडर केतन शुक्ला साहब हैं, जो रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं और इस शो पे कई बार आ चुके हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम फॉर ज्वाइनिंग अस। और वो आज हमसे ऑपरेशन सिंदूर और जो सीज फायर हुआ है, ये पिछले 4 दिन का जो दास्तान है जियो पॉलिटिक्स साउथ एशिया की और उसकी जो डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस है, उसके बारे में उनसे तफसीलन बात करेंगे। शुक्ला साहब, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो सीज फायर हो गया है, अब जो 4 दिन ये जो छोटी मोटी जंग कह लिए आप जो चली है, डू यू थिंक दैट इंडिया हैज अचीव्ड इट्स मतलब इट्स गोल्स? के क्या ऑपरेशन सिंदूर आपके नज़र में सक्सेसफुल रहा है या इट हैज़ बैकफायर्ड? ये कह सकते हैं कि गोल अचीव हुआ है, और ज्यादा शायद हो सकता था, पर शुरू से ही इंडिया का स्टैंड ये रहा है कि एक रिस्ट्रेन, मेजर्ड एंड बैलेंस। तो ये जो स्टेप्स लिए हैं, तो आपने देखा होगा कि एक तो चीज बहुत साफ थी, इतना एस्केलेशन हुआ तो पाकिस्तान की ओर से जो शुरू पहले दिन हुआ वो नहीं हुआ तो शायद अच्छा रहता, क्योंकि जैसे कि बालाकोट में स्ट्राइक हुआ था ना, वो पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान उनके हिसाब से एक कह सकते हैं कि 12 स्ट्रॉन्ग है, पर उनके सभी जो एयरक्राफ्ट देखे, कॉम्बैट टैंक देखे या बजट देखे, तो वो भी इनका 10 बिलियन है, हमारा $86 बिलियन, 2.3% जीडीपी हमारे, 2.7 के। तो ये जो है कि हमने 65 वॉर में देखा है, हमने 71 वॉर में देखा है, कारगिल वॉर में देखा है, सियाचिन में देखा है, ये सभी में। तो जब जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला किया है, तो वी कैन से विथ कॉन्फिडेंट कि वी हैव द फाइनेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। तो एयरफोर्स का जो परफॉर्मेंस रहा बहुत ही अच्छा रहा। जितने भी ड्रोन अटैक हुए, 36, 26, सभी को उन्होंने फॉइल किया। उन्होंने 11 एयरबेस पे स्ट्रेटेजिक जो अटैक किया वो भी सक्सेसफुल रहा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक मैसेज तो बहुत क्लियर मिल गया। अब इसमें एक चीज ये भी कह सकते हैं हम कि ये सक्सेसफुल इसलिए शायद थोड़ा बहुत नहीं लग रहा है, क्योंकि दो चीजें हुई। एक मीडिया है कि फॉग ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, एंड जो हम कह सकते हैं कि मीडिया तो बड़े बड़े मीडिया, उसे खुद ही मीडिया है, पर उनके स्ट्रेटेजिक डिफेंस एनालिस्ट, इवन इंटरनेशनल रिलेशन, वो इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि आजकल इंडिया में मेमे चल रहे हैं कि एक चैनल ने कराची कैप्चर कर लिया, दूसरे ने इस्लामाबाद, और तीसरे ने सियाल को रावलपिंडी। तो जो हाइप हुआ, और दूसरा एक जो सोशल मीडिया है, तो ये दो चीजों की वजह से इतना बड़ा हाइप हो गया कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा थी। अब एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, दोनों न्यूक्लियर पावर है, दोनों के पास 170 न्यूक्लियर वॉरफेयर में दोनों देश को नुकसान है। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि सीज फायर होने से अच्छा हुआ है, क्योंकि ओवरऑल और जियो पोलिटिकल सिचुएशन आज के दिन में बहुत डिफरेंट है। 71 वॉर की लोग कंपेरिजन करते हैं, नो डाउट मिसेस गांधी ने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की, 100 कंट्री का रिकॉग्नाइजेशन मिला, और उस टाइम अमेरिका और रशिया बाइपोलर वर्ल्ड थी। अब देखा जाए तो ये बाइपोलर ट्राइपोलर भी नहीं कह सकते, एक और चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है। तो ये सब परिस्थिति में लॉन्ग टर्म वॉर किसी भी देश के लिए ज्यादा अच्छी नहीं रहती। इकोनॉमिक सिचुएशन पूरी वर्ल्ड में खराब है, तो ये परिस्थिति मैं मानता हूं कि सीज फायर अच्छी चीज है। पर इसमें एक चीज देखने मिली कि इंडिया की तीनों आर्मी को वी कैन सैल्यूट ऑल द थ्री विंग। एट द सेम टाइम 143 करोड़ जो लोग थे, उनका जज्बा, और साथ में ऑपोजिशन और एवरीवन मींस होल कंट्री स्टूड बिहाइंड द प्राइम मिनिस्टर एंड अवर आर्मी। तो ये एक अच्छी चीज हुई है कि अब आगे जाके एक भारत देश में एक हार्मनी की स्थिति जो यदि हो जाए, और साथ साथ इसमें कई चीजें नई देखने मिली है कि जो भारत के लिए बहुत बड़ा लेसन रहेगी। सबसे पहली चीज, डिप्लोमेसी में हमें एक तो जो हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन, एंड जैसे कि नाम था G77 था, तो आपने IMF
बेल आउट में देखा कि उसमें नो वोट नहीं होते हैं, पर पाकिस्तान को 24वीं ट्रेंच मिली $1 बिलियन की, 25वीं शायद मिलेगी 2.3 जो बिलियन का टोटल अप्रूवल है। तो एक तो पहली चीज ये कि पाकिस्तान बैंकरप्ट कंट्री है, उनकी लीडरशिप जो है आर्मी की रेकलेस रहती है। हर एक युद्ध के बाद उनके जनरल देव को यहया खान देखिए या भुट्टो देखिए या किसी भी अयूब खान देखिए, तो मुनीर जो आसिम मुनीर है उनकी टर्म खत्म हो रही है नवंबर में। तो जी। इसीलिए मुझे ये भी लग रहा है कि सीज फायर जब एग्री हो गया दोनों डीजीएम हुए कि जिसको सो कॉल्ड ट्रंप ने उसकी क्रेडिट ले ली, तो ये सीज फायर होने के बाद भी जो थोड़ा वायोलेशन हो रहा है, तो वायोलेशन की वजह एक है कि एक तो शाहबाज शरीफ के लिए अपना जो कहते हैं कि थोड़ा बहुत इज्जत बचाना है, और मुनीर के लिए बाकी अभी तक इवन मुशरफ जैसे जनरल को भी पावर से जाना पड़ा था। ये सीज फायर वायोलेशन मुझे लगता है कि अब सीज फायर स्टेबल हो जाएगा। तो ये सब चीजों से कह सकते हैं कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। भारत को आगे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो कहा है प्राइम मिनिस्टर के इन फ्यूचर टेररिस्ट एक्ट विल बी कंसिडर एज द वॉर। पर अब जो वर्ल्ड में ग्लोबल सिचुएशन है उसमें G7, अमेरिका और बाकी कंट्री ने आईएमएफ में किसी ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। देयर डबल स्टैंडर्ड कि इसराइल ने जो अटैक किया उस टाइम अमेरिका या यूरोपियन उनका जो स्टैंड था वो G7 का स्टैंड, और आईएमएफ की मीटिंग में अमेरिका का स्टैंड वो कंप्लीटली डिफरेंट रहा है। सर, क्या ये इंडिया की डिप्लोमेसी का फेलियर भी है कि इट हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट, पिछले 4 साल से इतने चक्कर मारे हैं डॉक्टर जयशंकर ने वॉशिंगटन के, मुझे लगता कि वो ऑफिस से घर उतने बार नहीं गए अपने जितने वो डीसी आए हैं। बार बार डीसी के चक्कर, नरेंद्र मोदी की बार बार बाइडेन के साथ मुलाकात, इतना क्वाड को लेकर इतनी धूम, नरेंद्र मोदी यहाँ बाइडेन के घर भी आए। इसके बावजूद मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा G7 वॉज न्यूट्रल। इनफैक्ट ट्रम्प तो बिल्कुल इक्वल लेवल पे रखे थे, आई एम क्लोज टू पाकिस्तान, आई एम क्लोज टू इंडिया, दोनों की तारीफ बराबर कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई इंडिया की मैसिव डिप्लोमेटिक जो प्रेज करते हैं डॉक्टर जयशंकर को इतना ज़्यादा, वो अचीवमेंट नज़र नहीं आई। इन फ्रांस ने भी वोट डाल दिया आईएमएफ में ये लोन के लिए, और हम कहते हैं कि फ्रांस हमारा इतना करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये इसमें ऐसा नहीं लगता आपको कि एक इंडियन डिप्लोमेसी का ये फेलियर था इन मोमेंट ऑफ क्राइसिस? इसमें नहीं, डिप्लोमेसी तो हमारी हमेशा अच्छी रही है, पर मैं हमेशा जैसे कहता हूं कि एक लॉन्ग टर्म क्लैरिटी और प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिज्म जो होना चाहिए। आपने जो कहा सही है कि बाइडेन थे तब अच्छा था, पर ट्रम्प के आने के बाद पूरी दुनिया की एक फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। एक तो मैं उसको हमेशा 2 o'clock सिंड्रोम कहता हूँ। वो मॉर्निंग में 2 से 3 में जो ट्वीट करते हैं उससे पूरी अमेरिका की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है, उनकी ट्रेड पॉलिसी है, उनके रिलेशनशिप है। ये सीज फायर का भी उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि जो जनरली आइडियली हेड ऑफ स्टेट इंडिया एंड पाकिस्तान को करना चाहिए था, डीजीएमओ जो भी लेवल पे होता, पर अब ट्रंप ने कर दिया। तो इसकी वजह से सबसे पहली चीज मुसीबत तो ये हुई है कि एक थर्ड पार्टी मेडिएशन की बात उन्होंने ये भी कह दिया कि कश्मीर मसले में मैं रिजोल्व करने के लिए 1000 साल से जो चल रहा है, तो उनकी हिस्ट्री एक तो इतनी ऐसी है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद इंडिया पाकिस्तान हुआ, ये मसला उसके पहले कश्मीर की हिस्ट्री या कश्मीर का मसला हम नहीं कह सकते। तो ये सब चीजों की वजह से, और दूसरी चीज है कि यूरोपियन यूनियन भी अभी यूक्रेन वॉर में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, और यूक्रेन वॉर में जो सिचुएशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो सब विश्व के सभी देश ये चाहते हैं कि एक और नया युद्ध कि जो न्यूक्लियर पावर है पर्टिकुलरली साउथ एशिया में शुरू नहीं हो। और उसमें और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिया और रशिया काफी पुराने एलाइज रहे हैं, और चाइना इंडिया का नेबर है, वहां भी बॉर्डर सिचुएशन टेंस है। तो इस परिस्थिति में पाकिस्तान को यदि बेल आउट नहीं करते तो वो फेल स्टेट था। और पाकिस्तान, मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस होती, पाकिस्तान में दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इमरान खान जेल में है। तो ये परिस्थिति में पाकिस्तान के लिए भी आगे जाके इस तरह का मुझे लगता है मिस एडवेंचर करना नहीं चाहिए। और भारत के लिए भी ये जो एक सबसे बड़ा यूक्रेन वॉर से जो लोग सीखे हैं
कि वॉर का पूरा जो स्ट्रक्चर है चेंज हो रहा है। कि जैसे आपने देखा होगा कि ड्रोन, यूक्रेन वॉर में ड्रोन की जो उन्होंने यूज किया है 2.5 मिलियन, अब 4.5 मिलियन में, रशिया 3 साल के बाद भी 20% टेरिटरी पे जा नहीं रहा है और बाकी जो बॉर्डर है वहां उनको दिक्कत हो रही है। तो इस परिस्थिति में इंडिया को, आपने जो डिप्लोमेसी का कहा एकदम सही कहा है। सबसे पहली चीज ये है कि काफी ज्यादा स्टेटमेंट कभी नहीं करने चाहिए। कि यूरोप के साथ उन्होंने जो कहा, जैसे कि यू एक्ट एंड डोंट प्रीच, अब हाँ इस परिस्थिति में जो सपोर्ट लेना चाहिए कि देयर शुड बी अ वेरी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। एंड उसमें एक जो कहते हैं कि आपने 71 की वॉर देखी होगी, इंदिरा गांधी लेफ्ट द निक्सन एंड किसिंजर वाज रनिंग आफ्टर हर, पर स्वर्ण सिंह ने उसके पहले जाके ट्रीटी की थी रशिया के साथ 100 कंट्री में, मोर और लेस इट वाज डिसाइडेड, और शी वाज श्योर दैट दे विल रिकॉग्नाइज बांग्लादेश विद इन 6 मंथ। तो जी। ये सडनली हुआ, पर 10 साल से, जैसे आपने कहा, कई सालों से चल रहा है। तो डिप्लोमेसी में भी मुझे लगता है कुछ कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। एंड सर इट शुड बी, मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ वक्त डॉक्टर जयशंकर डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ज़्यादा बोलते हैं बनिस्बत फॉरेन ऑडियंस। वो जो उन्होंने यूरोप के बारे में स्टेटमेंट किया था, वो स्टेटमेंट तो ऐसा अप्रिशिएट हुआ, जैसा कि वो जो यूट्यूब चैनल पे कहते हैं कि जयशंकर ने थप्पड़ मार दिया यूरोपियन यूनियन को। अभी ट्रेड एग्रीमेंट आप कर रहे हो यूरोप से, थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत है? आप डेस्परेट हो कि इंडियंस जाके यूरोप में काम करें, आप डेस्परेट हो कि यूरोप आपका सामान खरीदे, एंड देन यू वांट टू स्लैप देम। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर बाज़ वक़्त ये मतलब डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, जैसा कि टीवी चैनल्स नहीं करते कि इस्लामाबाद को हमने कब्जा कर लिया, तो इस तरह से मुझे लगता है बाद वक्त इंडिया के मिनिस्टर्स वगैरह इस तरह के बयान देते हैं। मुझे आपसे वो एक स्पेशल टेक्निकल क्वेश्चन पूछना है। आपने देखा होगा मार्को रूबियो का जो रीड आउट था स्टेट डिपार्टमेंट में, उसमें उन्होंने कहा कि फोन कॉल किए जिसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम है। ही स्पोक विद नरेंद्र मोदी, ही स्पोक विद अजीत डोवल, ही स्पोक विद डॉक्टर जयशंकर। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फोन कॉल ट्रंप ने किया मोदी को या मार्को रूबियो ने किया? अगर मार्को रूबियो ने किया और नरेंद्र मोदी वॉज ऑन द फोन कॉल विथ रूबियो और ये सारी एग्रीमेंट, तो ये इंडिया पाकिस्तान दोनों ने मतलब ट्रंप को ये क्रेडिट देने की तय की ना। इसलिए ट्रंप अनाउंस्ड इट फर्स्ट, फिर उसके बाद इसाक दार ने किया, फिर उसके बाद डॉक्टर जयशंकर के पास से स्टेटमेंट आया, इंडिया के पास से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास से। सो ये जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने क्रेडिट ले लिया, बट ये क्रेडिट इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ट्रंप को दिया ना, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी टॉक्ड ऑन द फोन, मतलब ट्रंप से, नरेंद्र मोदी या नहीं, मार्को रूबियो से। आपकी आपकी बात एकदम सही है, पर ट्रम्प का तो आप मेरे से ज्यादा उनको देख रहे हो जी हाँ, जी हाँ, कि उन्होंने, उनकी जो मीटिंग थी जेलेंस्की के साथ रही, जी हाँ, जी हाँ, यूके के प्राइम मिनिस्टर या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी रही, जी तब हाँ, भी उन्होंने 51 स्टेट की बात की है। जी हाँ, तो ये जो टेलीफोन कॉल जेडी वांस ने भी बात की है। अब जेडी वांस का अमेरिका में फॉरेन पॉलिसी से लेके कोई भी पॉलिसी में कितना तवज्जो है, वो आपके मीडिया और यूट्यूब वाले, तो जी ये हाँ, जो हुआ है उसमें एक चीज तो है कि बात उन्होंने की है, पाकिस्तान को तो अमेरिका की बात सुननी पड़ेगी क्योंकि उनका आईएमएफ का बेल आउट था। जी हाँ, जी हाँ, इंडिया से उन्होंने बात की तो एक न्यूक्लियर पावर है और इंडिया का जो डिफेंसिव स्टैंड रहा है, उन्होंने एग्रेशन इस बार दिखाया नहीं है। इट वॉज नॉट लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन जैसे हम कहते हैं 65 वॉर थी कि 71 वॉर थी, इवन कारगिल से भी कम मूवमेंट और सब देखा जाए मतलब ऐसा लग तो रहा जो था एक, कि इंडिया हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चला रही है, इस तरह लग रहा था। ये ऐसा लगेगा क्योंकि इसमें ये था ना कि जो बड़े पैमाने पे वॉर होने वाली होती तो पूरा आर्मी मूवमेंट हो गया होता, ड्रिल हो गई होती। जी हाँ, जी हाँ, जिसने 71 वॉर देखी है उनके लिए तो ये बहुत क्लियर है। तो इसमें ये था कि जो बातचीत हुई, अब बातचीत जब होती है इस तरह की, तो आप तो पॉलिटिकल साइंस में आपने सालों से देखा होगा कि दो देशों के बीच में बात होती है, फिर आगे जाती है, फिर होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो बात कर रहा है वो अपने आप ही अनाउंस कर देगा। जैसे उन्होंने कई बार चाइना का अनाउंस कर दिया है, उन्होंने जी अभी हाँ, तक 90 डील अनाउंस कर दिया है, और जी हाँ, अभी तक अमेरिका में किसी को पता नहीं है कि कोई ट्रेड नाउ। और कल जो चाइना के साथ स्विट्जरलैंड में हुआ है, जी हाँ, जी उन्होंने हाँ, अपनी टैरिफ 140 से 80 की। अब कुछ भी कहे पर चाइना वालों के हम बात करने को तैयार नहीं है। जी तब हाँ, इसमें सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया
जेलेंस्की की तरह तो नहीं कह सकता। अब ये जो परिस्थिति है, उन्होंने अभी तक जो 100 दिन हो गए, पर मुझे लगता है उन्होंने जितनी भी चीजें इलेक्शन में कही है ट्रंप ने, और जो भी क्राइटेरिया, पहली बार ये कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ एक चीज ऐसी दिखाई है कि जिससे अमेरिका में वो कह सकते हैं कि मैंने कुछ काम किया है। बाकी आप देखो तो सभी फ्रंट पे टोटल जीरो परफॉर्मेंस है। तो ये जो हुआ है आप कह रहे हो, पर ट्रंप ने जो अनाउंस किया, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करने नहीं आए जी हाँ। वहां, इंडिया या पाकिस्तान में। जी हाँ। सो कोई इतना बड़ा जो होता तो ये एक बहुत होता, और बाद में डीजीएमओ लेवल पे बातचीत हुई और सीज फायर अनाउंस हुआ। तो एक सिंपल प्रोसीजर को ट्रंप ने एक ऐसी चीज बनाई कि जैसे उन्होंने कहा था मैं 24 आवर्स में यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा, और अभी भी कई बार कहते हैं। तो इस तरह का हो गया, तो उनको लगा कि ये एक ऐसा चीज है जहां उनको एक सक्सेस मिल गई है। तो ये एक चीज हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ी बात नहीं हुई, कोई इतना बड़ा कन्फ्रंटेशन में जाने का दोनों कंट्री का कोई इतना बड़ा मुझे नहीं लगता था कि उम्मीद थी या उनकी इच्छा थी। तो पाकिस्तान को एक मैसेज मिल गया है, और उम्मीद कर सकते हैं कि सीज फायर टिका रहे। पर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और चाइना की जो एक्सिस है, वो एक्सिस का ध्यान रख के फ्यूचर में उनको अपने, और आपने जैसे कहा कि हम जो आर्मामेंट लेते हैं, रशिया हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, अमेरिका से भी ले रहे हैं, फ्रांस से भी। आगे जाके यदि कोई ज्यादा गंभीर परिस्थिति हो तो डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो भी जहां से भी करे। और पर्टिकुलरली जो पूरी वॉरफेयर चेंज हो रही है, ड्रोन, जी हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो कोऑर्डिनेशन, जो कहते हैं रिवोल्यूशनरी मिलिट्री अफेयर, तो ये चीज अब इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कि पूरा जो डिफेंस का उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ेगा। और डिप्लोमेसी में जो एलाइज है उनको, क्योंकि इंडिया ने अभी ब्रिटेन के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट किया है, यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। तो अमेरिका मुझे लगता है अगले 3 महीने में या 6 महीने में काफी आइसोलेट हो जाएगा। तो मैक्सिको, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, कोरिया, ये एक, चाइना, चाइना के साथ हमारा ट्रेड हाईएस्ट है, पर चाइना से हमें हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। और रसिया, रसिया अब पहले जितना पावरफुल नहीं रहा है। ये जो है, इसका तो भी अपनी डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी में काफी चेंजेस करने पड़ेंगे। और जो साउथ है, ग्लोबल साउथ, उसकी लीडरशिप, तो इसके लिए 71 वॉर में सक्सेस हुआ था, एक ही कारण था, नॉन अलाइड मूवमेंट में जी इंडिया अनडिस्प्यूटेड लीडर था, G77 का इंडिया जी अनडिस्प्यूटेड लीडर था। तो ये लीडरशिप जो है, तो एक तो डिफेंस में चेंज काफी रिफॉर्म करना पड़ेगा, इकोनॉमी शार्पली इंप्रूव करनी पड़ेगी, और तीसरी चीज जो मैंने कहा डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी एक बहुत ही सॉलिड होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि आप जो ऑप्टिक देखते हो, दैट इज नॉट द डिप्लोमेटिक, दैट इज नॉट योर पावर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि एक ये जो रफाले को लेके जो काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कशन हो रहा है कि रफाले वाज डाउन, और जो इंडियन एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जब उनसे पूछा गया कि क्या रफाले गिरा, तो उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया कि दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन, वॉर में लॉसेस तो होते ही हैं, सवाल तो ये पूछना चाहिए कि हैव यू अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव और नॉट। तो उस जो इंटरनेशनल डिस्कशंस हो रहे हैं मीडिया पर, CNN, रॉयटर्स वगैरह में, उसमें द टॉपिक इज़ एंटायरली डिफरेंट। वो कह रहे हैं कि ये जो जंग हुई है इसमें चाइना की टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के बीच में जंग थी, और चाइना की टेक्नोलॉजी ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को हरा दिया। यहाँ तक कि इजरायली कमेंटेटर्स तो बाकायदा कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स हैव डिफीटेड इंडियन एयरफोर्स। वो PL-15, JC-10 जो पाकिस्तान के पास जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है। तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया का रेपुटेशन पिछले 4-5 दिन में जो परफॉर्मेंस रहा है इंडिया की मिलिट्री का, उससे क्या इंडिया के रेपुटेशन में कुछ कमी आई है इंटरनेशनली? मतलब घर में छोड़ दें, घर में लोग हकीकत को देखना भी नहीं चाहते, but internationally people are looking at it and maybe they think India is not as big a deal as India makes it out to be. नहीं, इसमें एक चीज है कि जी एक चीज हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इट्स फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको याद होगा 65 वॉर में
इंडिया के पास रशिया के जो नेट विमान प्लेन थे, वो अमेरिका के जो ऐसी उससे काफी कम कह सकते हैं मैक के थे, पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। अभी जो डिस्कशन हो रहा है कि चाइना के जो प्लेन है और राफेल है, तो ये एक बड़ा अभी क्या कहते हैं कि टेलीग्राफ और सभी ने आर्टिकल लिखे हैं, कहीं डिफेंस एनालिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी। ये तब पता चलेगा कि इसमें क्या हुआ है। राफेल इंडिया ने अटैक किया है तो वो मिसाइल और उससे हुआ है, कोई ज्यादा अंदर बड़ा बहुत बड़े एयर स्ट्राइक नहीं हुए हैं। जी हाँ। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई आमने सामने लड़ाई हुई है, किस तरह का हुआ है। जैसे S-400 बहुत सक्सेसफुल हुआ है, जी। तो ये जो डिस्कशन हुआ है, एकेडमिक डिस्कशन हुआ रहा है, 6 महीने बाद कह सकते हैं उसमें। आई एम वेरी श्योर एंड आई कैन 100% से दैट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पायलट। टेक्निकल जो होगा, दोनों प्लेन की कंपैरिजन या जो भी हो रहा है, कि ये तो हम अभी यूक्रेन वॉर में देखे तो सुखोई 30 जैसे प्लेन भी यूक्रेन ड्रोन से और मिसाइल से उनको डाउन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सुखोई 30 से यूक्रेन के जो प्लेन पुराने मीग है वो अच्छे हैं। तो ये चीज ऐसी है कि अभी एयर किसी को नाइदर साइड इज सेड नाइदर साइड कैन प्रूव। सो आफ्टर 6 months वी कैन से either there are any problem or any technical superiority against Rafael Chinese plane has or it not। तो ये चीज ऐसी है कि उस पर कॉमेंट करना अभी मेरे ख्याल से बहुत ही प्रीमेच्योर है। अदरवाइज आवर पायलट्स, दे आर द फाइनेस्ट पायलट। मेरे आई रिमेम्बर स्टिल के 71 वॉर में भी 65 में भी पाकिस्तान यूज्ड टू हैव बेटर एयरक्राफ्ट, but performance of Indian pilots are excellent. Same thing in Kargil also we can see. Even 62 war, all the defense analysts are writing that if Nehru had used the Air Force, the सर, scenario would have been different. आप जो मिसाल दे रहे हैं, दिस इज ऑफ द एरा ऑफ कांग्रेस, नेहरू और इंदिरा गांधी के ज़माने के एग्जाम्पल्स हैं ये। बट अभी जो पिछले 10 साल में जो इंडिया ने इतने बड़े बड़े दावे किए हैं, इसमें जो दो एयर कॉम्बैट जो हुआ है बालाकोट के बाद और इसके बाद, बालाकोट में अभिनंदन को उन्होंने पकड़ लिया था प्लेन को शूट करके। 2019 में भी उन्होंने एक प्लेन इंडिया का गिरा। अभी भी उन्होंने एटलीस्ट कह रहे हैं ये 2 रफाले और एक सुखोआ, एटलीस्ट 3 गिरे हैं। बट एटलीस्ट 1 रफाले हैज़ बिन शॉट डाउन इवन इन दिस एनकाउंटर। तो अब हम कैसा कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इज सुपीरियर, बिकॉज हर एनकाउंटर में दे आर लूजिंग वन मेजर प्लेन, और फिर उसके बाद उसको कॉम्पनसेट करने इंडिया में झूठा प्रोपागेंडा के F-16। आपकी बात एकदम सही है, पर यदि आप देखोगे जी। कि जैसे अभी अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट तो ऐसे ही तीन तीन गिर गए। 3 मिडल ईस्ट में ऐसे ही गिर गए हैं। हाँ, यूक्रेन वॉर में यदि आप देखोगे, so Ukraine was not given the air power by even Biden and European Union, which was very sad story. But Russia has lost 10,000 tanks, 3,000 aircraft. So ये एक, हम तो 2-3 की बात करें, वहां हजारों एयरक्राफ्ट गिर गए हैं। So it doesn't say कि यूक्रेन has better pilot और better ये एक दूसरी चीज अभी मैंने जैसे कहा, ड्रोन एंड मिसाइल्स टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि इट इज नॉट लाइक कन्वेंशनल वॉर ऑफ द लास्ट सेंचुरी। मिसाइल्स एंड अदर टेक्नोलॉजी इज सो पावरफुल कि यूक्रेन अब खाली ड्रोन से ही काफी, जो उनकी जो फ्रंट लाइन है, दे आर एक्चुअली फाइटिंग विद द ड्रोन्स एंड एयर सुपीरियरिटी। तो ये चीज में ये कह सकते हैं कि गिर सकते हैं, तो इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग कि ऐसा हुआ, पर ये हुआ तो क्यों हुआ उसका स्वॉट एनालिसिस डिफेंस मिस विंग करेगी। पर आजकल कोई भी वॉरफेयर में आप देखोगे, अभी तो कोई बड़ी वॉर नहीं हुई है, पर मैं यूक्रेन वॉर में देखता हूं कि रशिया के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इवन आपको याद होगा कि उन्होंने उनका जो क्रीमिया में बहुत बड़े 3 वॉरशिप अंदर डुबो दिए थे। तो इट डजंट मीन दैट कि विद द बोट यू कैन। तो अब जो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बढ़ गई है, और मिसाइल्स इतनी प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है, इसमें ये चीज है। दिस इज मैंने कहा कि न्यू वॉरफेयर, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिसाइल्स, तो ये सब चीजों का डिफेंस में मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो आप कह रहे हो एकदम सही है कि चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटी
कितनी है, वो 6 मैक की बात कर रहे हैं। तो जी ये यूरोप के लिए भी जैसे F-35 है, रफाल है, तो ये प्लेन टिक सकते हैं कि नहीं आगे जाके फ्यूचर में, और इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जैसे आप कह रहे हो। पर मैंने जैसे कहा कि पायलट की इंपॉर्टेंस पहले जो थी कि 65-71 में, उससे अब टेक्नोलॉजिकल एडवांस के बाद पायलट से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, उसकी तवज्जो ज्यादा रहेगी, और ये चीजें हमें ध्यान में रखने पड़ेगी आगे जाके। सर, एक चीज जो हो रहा है शुक्ला जी, कि इंडियन मीडिया का काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। हाँ। पाकिस्तानियों ने भी काफी मजाक उड़ाया है, और इंटरनेशनली भी काफी मजाक उड़ाया जाए। मेन स्ट्रीम चैनल्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको, मतलब ये जो दूसरे सभी यूट्यूब। मेन चैनल है, जी हाँ, कोई बाकी नहीं, तो जी इट हाँ। भी नो सो एक्सेप्शन। हाँ, और जिस तरह से इंडिया के एंकर्स ने ईरान के मिनिस्टर की, फॉरेन मिनिस्टर की, इतनी बुरी बुरी गालियां दी हैं, और इस तरह से आप कैसा देखते हैं, लाइक व्हाट इज इट सेइंग अबाउट इंडियाज कल्चर, कि क्या हो गया इंडिया को? मतलब आई कांट रिलेट टू दिस, मुझे देखो हर। ये जो है ना, ये तो आपने भी देखा होगा, हमने भी कई बार डिस्कस किया है। एक जो सोशल मीडिया है, उसका जो रोल है, तो नाउ जो आपने जो ये कहा कि ऐसा हुआ है, इट इज नाउ अनकंट्रोलेबल। जो कहते हैं ना कि किसी को भी ये, आपने अमेरिका में भी देखा होगा, पूरा इलेक्शन सोशल मीडिया की वजह से जी हाँ। मोरल रिजल्ट चेंज हो गया, और जी अब लोग बड़े परेशान हैं, रो रहे हैं। 26 में कितने दिन बाकी है 2026 के इलेक्शन के, वो दिन गिन रहे हैं। तो जी। इस तरह में ये जो, इसको हम एक माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी में एक था भस्मासुर जैसा कहते थे लोग, हम्म। कि वो जिसके सर पे वो क्रिएशन था, कि जिसके सर पे आ सके उसका सत्यानाश हो जाता था। वही चीज इंडिया में हो रही है, और इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये वॉर में हुई है। जैसे आपने कहा, मीडिया वॉज रनिंग ऑन एड्रिनालिन और स्टीरॉइड जी हाँ। पूरा दिन, एंड दे वर टॉकिंग। मैंने पहले भी, हमने यूक्रेन वॉर की जब डिस्कस किया, तो अभी तक इंडिया ने 4 से 5 बार तो थर्ड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया हमारे मीडिया ने, इंडिया में, जी हाँ। यूक्रेन रशिया वॉर में। तब जो इंडिया पाकिस्तान, तो उन्होंने जो कहा, इसी वजह से ये कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी। जैसे मैं कहता हूँ कि डिफेंस पे सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी 2-3 है, तो उन्होंने यहां तक कहा पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, बलूचिस्तान टूट जाएगा। अब लोगों को लगा ये तो 71 से सही है, 2 टुकड़े, 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो मीडिया का जो रोल है बहुत ही नेगेटिव रहा है, इरिस्पॉन्सिबल रहा है, और इसकी वजह से जो लोगों का जो एक, मैंने जैसे कहा कि 142 करोड़ कंप्लीटली देवर रॉक सॉलिड बिहाइंड, तो उनके इतनी एक्सपेक्टेशन कर दी और इतना मिसगाइड किया, इसको मैं कहता हूँ फॉग ऑफ फेक न्यूज। इतने जी। फेक न्यूज आते थे कि वो किसी को, अभी भी आज भी आ रहे हैं इतने, अभी सीज फायर के बाद, कि कोई किसी को समझना अच्छा किसी के लिए। तो इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि ये मीडिया नहीं देखते तो लोगों के लिए अच्छा है इस तरह की सिचुएशन में, बिकॉज इट क्रिएट्स पैनिक एंड मैसिव प्रॉब्लम। आप जितने भी इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई ऑफिशियल, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग थे, या इंडियन एयरफोर्स का आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि द इंडियन गवर्नमेंट की पोजीशन वाज मिनिमलिस्ट। दे वर टारगेटिंग ओनली टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दे वर बीइंग वेरी केयरफुल। तो इंडिया जो अपना इमेज प्रोजेक्ट करना चाह रहा था टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड, के वी आर एक्टिंग विद रेस्ट्रेंट, वी आर बीइंग वेरी केयरफुल, हम कोलैटरल डैमेज मिनिमाइज कर रहे हैं, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं। जब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी किया तो सिर्फ मतलब एयरपोर्ट्स वगैरह, दे आर नॉट अटैकिंग। और जो मीडिया है, इंडिया की मीडिया, वो एक्चुअली इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है, बाय ट्राइंग टू से कि हम ये कैप्चर कर लिया इस्लामाबाद, कराची में पूरा शहर में आग लगा दिया, कराची, इस तरह के लाइक द इंडियन मीडिया इज एक्चुअली अंडरमाइनिंग इंडियन गवर्नमेंट की जो गोल्स थी, वो एक। लेकिन मीडिया का भी इसमें क्या कसूर है सर? राजनाथ सिंह ने कई बार, 2 या 3 बार कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान अनखरीब ले लेंगे, हम पीओके खरीब ले लेंगे। नरेंद्र मोदी ने जब नया पार्लियामेंट इनॉग्रेट किया, उसमें अखंड भारत का उन्होंने मैप लगाया। मतलब वो या तो पब्लिक बेवकूफ़ है, मेंटली रिटार्डेड है सारे इंडियंस, कि उनको समझ में नहीं आया कि ये इशारा क्या कर रहे हैं, कि हम सब कैप्चर कर लेंगे ना, यही इशारा है ना नरेंद्र मोदी का, कि हम इंडिया को बड़ा कर देंगे अखंड भारत के ऐसा। तो
तो इस तरह के सिग्नल तो सरकार के पास से भी आ रहे थे, तो वो एक्सपेक्टेशंस तो सरकार ने भी बढ़ाई मीडिया में, और मीडिया ने उसको और हाइप कर दिया कि अब मौका मिल गया इंडिया को, चले जाए बनाए अखंड भारत। तो क्या मतलब, सो आई थिंक द नहीं, मीडिया इज, जी। आपकी बात एकदम सही है, पर इसमें हम दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, कि जो आपने जो कहा प्रेस ब्रीफिंग था, सोफिया कुरैशी, कर्नल एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड विक्रम मिश्री, बहुत ही संतुलित, जी हाँ। जिम्मेदारीपूर्ण, और जिसको कह सकते हैं कि प्रोफेशनल था। वही चीज आपने आर्मी के तीन राज्य जो तीनों विंग के उन्होंने किया। जी हाँ। आप जो कह रहे हो ना, वो आपने जो पहले शुरू में हमने बातचीत की कि डोमेस्टिक कंपल्सन, तो इसको जो जैसे हम, मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल आपके अमेरिका के दर्शक देता हूँ कि ग्रीनलैंड ले लेंगे, कनाडा 51 स्टेट है, जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। इस तरह के स्टेटमेंट गैर जिम्मेदारीपूर्ण है। तो ये जो है वो क्या कह सकते हैं हम, अखंड भारत की तरह ये कहते हैं कि अमेरिका, विशाल अमेरिका के मैक्सी गल्फ ऑफ पनामा कैनाल ले लेंगे। तो इस तरह के डोमेस्टिक कंपल्सन वाले स्टेटमेंट पर ये चीजें अमेरिका में कुछ मीडिया में होती है, पर आपके जो यूट्यूबर है या बाकी जो मीडिया है, MSNBC और कहीं, जी हाँ। इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि मेजोरिटी जो मेजर मीडिया है, उनको गोदी मीडिया कहे कि या उनको टोटली रिस्पॉन्सिबल, तो उन्होंने कंटिन्यूअस जो कवरेज किया, पर ये पहले भी हुआ है कई बार। आपने देखा होगा, कई बार हम डिस्कस करते थे, कोई मीटिंग होती थी जी हाँ। अमेरिका में, प्राइम मिनिस्टर गए कहीं, तो जो उनके जो स्टेटमेंट मीडिया से आते हैं, कई बार किसी चीफ मिनिस्टर हैं, ये जो ट्रेंड हो गई है, और उसके साथ एक व्हाट्सएप पे ट्रेंड चल रही है। अमेरिका में एल्गोरिथम चलती है, पर यहाँ इससे भी ज्यादा। तो ये दो चीजों की वजह से मीडिया ने जो गैर जिम्मेवार, मैं कह सकता हूं उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि इंडिया की इमेज इतना बैलेंस डिफेंसिव रिस्पॉन्स था, गवर्नमेंट ने अच्छे रिस्पॉन्स दिए है, ऑफिशियल्स ने आर्मी के और फॉरेन मिनिस्ट्री का अच्छे, इसमें मीडिया ने इस तरह का हाइप किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आधा घंटा दिखाएंगे, फिर अगेन 20 घंटा जो डिस्कशन होगा। और उसमें एक दूसरी चीज खान साहब ये हो रही है कि उसमें आएंगे कोई रिटायर्ड जनरल है, कर्नल है, कोई रिटायर्ड एक्स एम्बेसडर है, या कोई ऐसे ही है, तो उनके जो स्टेटमेंट है, अब फॉरेन मीडिया के लिए ये चीज बहुत नहीं है कि ये जो आते हैं वो कई सालों से आते हैं, और वो जो बोलते हैं वो वही बोलते हैं। तो इसकी जो एक एक आपको ताज्जुब होगा कि किसी ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को गाली दे दी, जो शॉर्ट्स कमीशन का मेजर है, ये तो 5 साल बाद चला जाता है, जी और वो हाँ। 10 लाख के 20 लाख की व्यूअरशिप रखता है, और हर एक टीवी पे जाते हैं। जी हाँ। इस तरह के एक आर्मी में जिसने काम किया, वो इस तरह के गैर जिम्मेदारापूर्ण जब रिस्पॉन्स दे, तो सरकार को इस पे मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। वॉर सिचुएशन थी, इनको रिस्ट्रेन करना चाहिए था, कर भी सकते थे, पर मैंने कहा ये भस्मासुर है कि जिसको आपने क्रिएट किया है, तो फिर उसको आपको कंट्रोल करना बहुत ही एटलीस्ट मुश्किल है। जब ट्रम्प इस तरह की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉमेडियंस इतना मजाक उड़ाते हैं ग्रीनलैंड को लेकर। मैंने भी बहुत क्रिटिसाइज किया डोनाल्ड ट्रम्प की हर चीज़, मतलब इनफैक्ट अभी मतलब मैंने एक मीम बना के छोड़ी हुई है कि ट्रम्प के हैट्रिक हो गई, सीज फायर जो टूट गए थे, मतलब हर सीज फायर हैज फेल्ड ना। इंडिया का भी तो शुरू में तो पाकिस्तान ने सीज फायर को वायलेट कर दिया था। तो वी हैव ऑल्टरनेट मीडिया भी है जो मतलब बहुत मजाक उड़ाती है ट्रम्प का, काफ़ी क्रिटिसाइज। आप देख लिए मेन स्ट्रीम में इंडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स को देख लिए, वॉशिंगटन पोस्ट, अटलांटिक मंथली वगैरह, दे आर ऑल वेरी क्रिटिकल ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन इंडिया में तो कुछ भी जरा भी क्रिटिकल कोई बात करे उसको चैनल को बंद कर देते हैं, यूट्यूब चैनल्स बंद, वायर को अभी सस्पेंड कर दिया था। तो इंडिया में मतलब जो नरेंद्र मोदी है, ही शटिंग डाउन इवन स्मॉल चैनल्स जो क्रिटिकल, 4 PM को बंद कर दिया। और पुण्य लेकिन ये, प्रसन्न वाजपेयी था। जी हाँ, और ये जो बाकी के जो बकवास कर रहे हैं उनको तो मतलब ना सिर्फ एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, तो द गवर्नमेंट इज एंकरेजिंग पीपल लाइक अर्नब गोस्वामी जैसे बंदे को। मतलब वो डोनाल्ड ट्रम्प को गालियां दे दिया उसने, अब उसको निकाल दिया, वो पर्टिकुलर क्लिप अब डिलीट कर दिया है हर जगह से, बट ही वाज अर्नब गोस्वामी खान साहब टकर कार्लसन ऑफ इंडिया है। अमेरिका, इंडिया है, जी हाँ। और उसका जो आइडल है वो बिल ओराइली, जी जैसे हाँ। वो सीखा है। जी हाँ। तो इसको, पर इसमें आपने जो कहा ना, वो मैं भी मानता हूं कि जो इस तरह की मीडिया को इस तरह की सिचुएशन में कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, और वो कर सकते थे और करना चाहिए था। नहीं किया है तो ग्लोबल इमेज पे दिक्कत आएगी, पर इंडिया में भी उनकी इमेज खराब हो रही है। जी हाँ। अब पब्लिक में जो
ये अब जो ऐसी चीजें हो रही है कि जैसे आपने एक एग्जांपल का, एक सीनियर ऑफिसर है हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो उनको भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की चीजें अब ऐसी होती जा रही है कि ये अनकंट्रोलेबल होता जा रहा है, और मीडिया का रोल इसमें बहुत ज्यादा रहा है। ये जो मानसिकता हुई है वो 1 या 2 साल में नहीं, 10 साल में क्रिएट हुई है। तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो इंडिया को इस वॉर के बाद इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना है, और कंट्री को हार्मनी रख के प्रोग्रेस करनी है, तो ये सब चीजें इस सीज फायर के बाद उनको एक सबसे पहला सीज फायर ये करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया और गोदी मीडिया दोनों को चेक एंड बैलेंस में रखना पड़ेगा, कि जो इंडिया की इमेज के लिए लॉन्ग टर्म है, क्योंकि डोमेस्टिक कंपल्सन फॉरेन पॉलिसी में कई बार इंपैक्ट कर जाते हैं, जैसे मैं अपने हम शुरू में बात कर रहे थे, और वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मीडिया में चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। कुछ सालों के लिए अच्छा लगता है, पर लॉन्ग टर्म में आपने जर्मनी 30s में देखा होगा, इटाली 30s में देखा होगा, और इंडिया में अभी देख रहा हूं, और अमेरिका आप 24 में जो देख रहे हो, ये सब इसकी इम्पैक्ट है कि मीडिया मीडिया का जो रोल है, आपके पास CNN BN की वो जो मीडिया है उनके लिए भी इतना क्रिटिसिज्म आ रहा है कि मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक मीडिया बैलेंस वे में, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि कीप योर क्रिटिक नियर यू एंड लिसन टू हिम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी ग्रेट नेशन में, ग्रेट कंट्री, ग्रेट एम्पायर, क्रिटिक को जो नहीं सुनता है उसको फिर बाद में उस कंट्री को लॉन्ग टर्म में दिक्कत होती है। और ये एक कार्डिनल रूल है डिप्लोमेसी का, जियो पॉलिटिक्स का, और इवन बिजनेस का भी मैं कह सकता हूँ, हर एक में ये रहता है। तो ये आपने जो कहा कि मीडिया, अब हम आशा रखते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि शायद ये एपिसोड के बाद उनमें कुछ ज्यादा सेंसिबिलिटी और अकल आए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, थैंक यू वेरी मच, आप कन्वर्सेशन में आए, मुझे इतना वक्त दिया, एंड दिस इज अ वेरी प्लेजर। क्रिटिकल मोमेंट जियो पॉलिटिक्स में, तो थैंक यू वेरी मच सर। नहीं, उम्मीद रखते हैं अब ये सीज फायर टिक जाए, और अगले महीने हम कुछ अच्छी बात करेंगे, पॉजिटिव। जरूर 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 सर। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। रात्रि, खुदा।